काम अधूरा नहीं पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो ये विषय है शैक्षिक मूल्यांकन। इसके बारे में हम लोगों ने जो इसका पहला लेसन है मापन एवं मूल्यांकन, इसके बारे में हम लोगों ने पहले वीडियो में बात कर ली थी कि मापन एवं मूल्यांकन क्या होता है। तो इस पवन जो गाइड है इससे पढ़ाने का एक ही मकसद है कि यहाँ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कौन कौन से इस लेसन से प्रश्न किस किस तरीके से बनते हैं। ठीक, तो पहला है कि शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा। ठीक, इसमें मैं जो लिखा है जल्दी जल्दी पढ़े देता हूँ, बाकी जहाँ कुछ लगेगा समझाने के लिए ज़रूर समझाऊँगा। लिखा है कि शैक्षिक जगत में, देखिए एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, लिखा है शैक्षिक जगत में शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन ने अभी हाल में ही प्रवेश किया है। एक समय था जब विद्यालयी शिक्षा का मुख्य कार्य छात्रों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना था और इस उद्देश्य से ही छात्रों की प्रगति का मापन किया जाता था। अन्य शब्दों में, छात्रों की प्रगति का मापन करने के लिए विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन किया जाता था जो आज भी प्रचलित हैं। और ये जो परीक्षाएं हैं वही छात्र की शैक्षिक जो उपलब्धि है उसकी जाँच करती थी, लेकिन उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का जाँच नहीं करती थी। और परीक्षाओं के जो भाई ये दोष हैं इन्हीं को दूर करने के लिए मापन एवं मूल्यांकन का जन्म हुआ। और इसका श्रेय किसको जाता है? J.M. राइस को। इसको आप ध्यान में बिठा लीजिए, अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री J.M. राइस को जाता है। तो मापन एवं मूल्यांकन द्वारा ज्ञात करने की चेष्टा की जाती है कि विद्यालय में शिक्षण द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन किस सीमा तक हुआ। इस व्यवहार परिवर्तन में बालक के संज्ञानात्मक, संकल्पनात्मक तथा भावात्मक तीनों प्रकार के मानसिक पक्ष सम्मिलित होते हैं। मापन एवं मूल्यांकन एक व्यापक क्रिया है। इसमें छात्र के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक गुणों की परीक्षा सम्मिलित रहती है। मूल्यांकन में अर्जित ज्ञान तथा संशोधित व्यवहार दोनों की परख की जाती है। मूल्यांकन में ज्ञान अर्जन की वस्तुनिष्ठता तथा व्यवहारिकता पर अधिक बल दिया जाता है। क्वेश्चन 2 है कि मापन की संकल्पना। तो मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की किसी विशेषता को निश्चित मापदंडों के आधार पर देखा, परखा और मापा जाता है और इन्हें मानक चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है। ठीक, तो ये तो पिछले वीडियो में हो गया था। शैक्षिक मापन का अर्थ क्या हो गया? तो ये क्या है भाई, मापन क्रिया में विभिन्न पक्षों के संबंध में साक्ष्यों का संकलन किया जाता है और मापन की किसी वस्तु या उपलब्धि का संख्यात्मक, इसका प्रत्यक्ष संबंध परिणाम अथवा मात्रा से होता है और यह एक परिमाणीकरण की प्रक्रिया है। ठीक, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं, राकेश का वजन 55 किलोग्राम है, मोहन की बुद्धि लब्धि 140 है। तो ये क्या संख्यात्मक मान के द्वारा प्रकट किया जाता है। ठीक है, आगे इसको आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, बाकी इसके पहले से ही जितना भी पढ़ाया है उससे ये क्वेश्चन काफ़ी स्पष्ट हो जाता है। इसको आप पढ़ने से तो और थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मापन के तत्व अथवा अंग दिए, तो हम इसके बारे में पिछले वीडियो में बात कर लिए थे, तो ये आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और मापन के प्रकार के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया था। तो 3 अंग और 3 प्रकार हो गए। ठीक, निरपेक्ष मापन, सामान्यीकृत मापन और इप्सेटिव मापन। अब बात करते हैं कि निरपेक्ष मापन की। तो निरपेक्ष मापन क्या होता है? तो निरपेक्ष मापन वह है जिसमें परम शून्य की स्थिति संभव होती है और जिसका पैमाना शून्य से शुरू होता है, शून्य से अधिक होने पर धनात्मक और शून्य से कम होने पर ऋणात्मक मान होता है। ठीक, यहाँ पे उदाहरण के द्वारा समझाएंगे कि जैसे किसी स्थान के तापमान को लीजिए, वह शून्य भी हो सकता है, शून्य से अधिक भी हो सकता है और शून्य से कम भी हो सकता है, और इस प्रकार मापन भौतिक चरों में ही संभव होता है। शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों में भाई नहीं संभव होता, क्योंकि शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक चरों में परम शून्य ताप की संभावना नहीं होती। तो ये जो लाइन लिखी हुई है 3-4 लाइन, यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा कि निरपेक्ष मापन किसे कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि सामान्यीकृत मापन क्या होता है। तो सामान्यीकृत मापन वह मापन है जिसमें प्राप्तांक एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते और स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं। इसकी दूसरी पहचान यह है कि इसमें परम शून्य की संभावना नहीं होती। ठीक, और इसमें यही है कि उदाहरण के तौर पर यदि किसी विषय के उपलब्धि परीक्षण में कोई छात्र शून्य अंक प्राप्त करता है तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि उस विषय में वह छात्र की योग्यता शून्य है। ठीक, तो इस सामान्यीकृत मापन का अर्थ हो गया, यहीं से स्पष्ट हो गया था। आगे हम लोग इप्सेटिव मापन है, इसके बारे में देखेंगे कि भाई ये मापन का नामकरण किसने किया और इस विधि का परिचय दीजिए। लिखा है कि मापन के अनेक उपकरण एवं विधियां हैं। इनमें एक उपकरण अथवा विधि ऐसी है जिसमें व्यक्ति अथवा छात्र को बाध्य चयन करना होता है। इस विधि द्वारा मापन करने को कैटिल ने इप्सेटिव मापन कहा। इसमें व्यक्ति अथवा छात्र के सामने कुछ प्रश्न, कथन अथवा समस्याएं उपस्थित की जाती हैं और छात्र को उन्हें वरीयता क्रम
1 2 3 4 आदि प्रदान करने के लिए कहा जाता है। यदि छात्र किसी एक कथन को प्रथम वरीयतांक प्रदान करता है तो वह किसी दूसरे कथन को यह वरीयतांक प्रदान नहीं कर सकता। इस प्रकार के मापन उपकरण को बाध्य चयन प्रश्न कहा जाता है। इसके द्वारा मापन को इप्सिटिव मापन कहा जाता है। इस प्रकार के मापन में सभी छात्रों को 1 2 3 4 आदि अंक ही प्रदान करने होते हैं, इसलिए सभी छात्रों के माध्यमान एम और मानक विचलन एसडी समान होते हैं। ठीक, तो ये एब्सेटिव मापन यानी मापन के जो प्रकार थे तीनों के बारे में बात हो चुकी है। आगे हम लोग शैक्षिक मापन के स्तर कौन कौन से हैं इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात कर ली थी कि 4 होते हैं, शाब्दिक या नामित स्तर, क्रमित स्तर, अंतराल और अनुपातिक। ये हो गया। आगे हम लोग देखेंगे कि शैक्षिक मूल्यांकन की अवधारणा स्पष्ट करना है। शैक्षिक मूल्यांकन की अवधारणा लिखा है कि मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का भाई एक अभिन्न अंग है और मूल्यांकन न केवल शैक्षिक प्रक्रिया से जुड़ा है बल्कि भाई क्या है, जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़ा है। और जीवन के ऐसा होता है ना कि मतलब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मूल्यांकन का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक, और जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है कि एक डॉक्टर अपनी औषधि की प्रभावशीलता का मूल्यांकन रोगी के स्वास्थ्य में सुधार के आधार पर करता है, वैसे ही बाग का माली अपने पौधे का मूल्यांकन उसकी सुंदरता के आधार पर करता है। ठीक, ऐसे ही अनेक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। यहाँ ये तो एग्जाम्पल थोड़ा इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि मूल्यांकन के शाब्दिक अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि मूल्यांकन क्या है, 2 शब्दों के मेल से। मूल्यांकन मूल्य प्लस अंकन। तो इस प्रकार मूल्यांकन का आशय किसी वस्तु या व्यक्ति के मूल्य को आंकने की वह प्रक्रिया है जिसमें मापित मूल्य का अवलोकन कर उसकी उपयोगिता या मूल्य का निर्धारण किया जाता है। ठीक, ये हो गया। आगे है शैक्षिक मूल्यांकन की त्रिमुखी प्रक्रिया को चित्र सहित स्पष्ट करना है। ठीक, तो इसका चित्र सिंपल है। जो इसके 3 भाग हैं उन 3 भागों को आप याद कर लीजिए कि शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण या व्यवहार परिवर्तन। और शैक्षिक मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया, ये डीवी ने कहा था। ये बात क्लियर हो गई। और ये चित्र आप देख लीजिए। ठीक, ये हो गया चित्र। ठीक, पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ड्यूवी ने तो भाई बोला था कि ये जो हमारी शैक्षिक मूल्यांकन की त्रिमुखी प्रक्रिया के बारे में बोला था, वैसे ही डॉक्टर पटेल के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया त्रिमुखी अथवा चतुर्मुखी। तो इन्होंने क्या कहा था भाई, ये चतुर्मुखी है। शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है, ये डॉक्टर पटेल ने बोला था। और इनके जो 4 जो बिंदु थे वो थे विषय वस्तु, शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं, मूल्यांकन पद्धति। ठीक, तो ये हो गया। आगे है मूल्यांकन प्रक्रिया कैसी हो स्पष्ट कीजिए। ठीक, मूल्यांकन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। तो मूल्यांकन क्या है कि भाई शिक्षा व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है। मूल्यांकन प्रक्रिया को मात्र बौद्धिक विकास तक सीमित न होना चाहिए, वरन इसमें विद्यार्थी के संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारिक पक्षों के विकास को सम्मिलित किया जाना चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया को अध्ययन अध्यापन के साथ साथ चलते रहना चाहिए, जिसमें विद्यार्थियों को व्यवहार एवं अनुभव में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहे। ठीक, और इसके आधार पर पृष्ठ पोषण संभव होगा या शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों के लिए उपयोगी होता है। मूल्यांकन मूल्य निर्धारण और मापन के आपस में संबंध की व्याख्या कीजिए। तो मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण और मापन के संबंध को समझने के लिए सर्वप्रथम मापन का अर्थ जानना चाहिए। तो मापन में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण अथवा विशेषता का गुणात्मक एवं मात्रात्मक वर्णन किया जाता है। मूल्यांकन निर्धारण एवं मूल्यांकन में भी मापन किया जाता है, किंतु दोनों में दृष्टिकोण का अंतर होता है। मूल्य निर्धारण किसी संदर्भ विशेष में निर्धारित प्रक्रिया से उत्पन्न गुण अथवा विशेषता का मापन करता है, जबकि मूल्यांकन में मूल्य निर्धारण के साथ ही प्राप्त परिणाम के आधार पर निर्धारण प्रक्रिया में संशोधन एवं परिवर्धन करने की दृष्टि भी रहती है, जिससे संदर्भ के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार मूल्य निर्धारण उपयोगिता बताता है, जबकि मूल्यांकन वांछनीयता को बताता है। ये हो गया। आगे है कि मूल्यांकन की शिक्षा में आवश्यकता है महत्व। तो सीखने में प्रेरणा, पाठ्यक्रम में परिवर्तन और शिक्षा में उन्नति, निर्देशन एवं परामर्श में सहायक, परीक्षा प्रणाली में सुधार, विद्यालयों में सुधार। आगे है कि शिक्षा में मूल्यांकन के उद्देश्यों का हमें संक्षिप्त वर्णन करना है। तो मापन एवं मूल्यांकन का अपने में ना कोई उद्देश्य होता है ना कार्य। जिस क्षेत्र में इसका भाई प्रयोग जिन उद्देश्यों से किया जाता है उस क्षेत्र में इनके वही उद्देश्य होते हैं। और यहाँ पे मूल्यांकन के उद्देश्य एवं कार्य निम्नलिखित दिया है, लिखा है चयन एवं वर्गीकरण में सहायक, पूर्व कथन, तुलना, परामर्श एवं निर्देशन, निदान, अन्वेषण एवं शोध कार्य, संशोधन, अभिभावकों, प्रबंधकों एवं प्रशासकों को विद्यालय की उपलब्धि के विषय में बताना। अगला है कि मूल्यांकन की विशेषताएं। तो मूल्यांकन की विशेषता में मूल्यांकन एक व्यापक पद है, यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है, यह संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन मापक व शिक्षा के हर पद या अवस्था पर एक नियंत्रक का कार्य करता है। मूल्यांकन स्वयं मूल्यांकन को उन्नत करता है।
ठीक, तो ये विशेषताएं हो गई मूल्यांकन की। आगे मूल्यांकन के क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। देखेंगे कि मूल्यांकन का भाई क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। आर एस वर्मा ने कहा है कि मूल्यांकन के क्षेत्र से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिनमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में जिनका किसका मूल्यांकन किया जाए, प्रश्न का उत्तर ही मूल्यांकन का क्षेत्र निर्धारण करना है। मूल्यांकन द्वारा हम व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का पता लगाते हैं। ये आयाम संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, शारीरिक तथा बौद्धिक क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं। ठीक, ऐसा आर एस वर्मा ने बोला था। मूल्यांकन का संबंध केवल छात्र की बौद्धिक उपलब्धि से न होकर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से होती है। और रेमर्स एवं गेज ने यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये कहा था, और कहा ये भी था कि भाई मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत छात्र के व्यक्तित्व के अग्र प्रकार है, अग्र अंग हैं। तो इन्होंने पहले कहा क्या था, देख लेते हैं। मूल्यांकन की क्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, ना कि केवल उसकी बौद्धिक उपलब्धि पर। और उसके बाद जो उन्होंने मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत छात्र के व्यक्तित्व के अंग बताए वो है ज्ञान। ठीक, मूल्यांकन में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि छात्र ने विषय वस्तु के संबंध में कितना ज्ञान अर्जित किया। कुशलताएं, तो कुशलताओं का संबंध पाठ्य विषय से संबंधित कुशलताओं से है। रुचियों, जो रुचियाँ और इसका संबंध किसी वस्तु, विषय या क्रिया को पसंद करने या ना करने से है। अभिरुचि परीक्षणों का आयोजन इसी उद्देश्य से किया जाता है। आगे है बोध या अवबोध। तो बोध से तात्पर्य है कि छात्र सीखी हुई सामग्री को कितनी प्रकार से व्याख्या करने में की मतलब क्षमता रखता है। आगे है योग्यताएं। छात्रों की योग्यताओं का ज्ञान करना। योग्यताएं सामान्य तथा विशेष दोनों प्रकार की होती हैं। छठा है सूचना। छात्रों ने ज्ञान के संबंध में कितनी सूचना का संकलन किया। आगे है प्रवृत्तियाँ, अभिवृत्तियाँ तथा मूल्यांकन। तो यह देखना है कि छात्र को अपने विषय में अपने मित्रों से, अपने विद्यालय में क्या प्रवृत्तियाँ, अभिवृत्तियाँ तथा मूल्य हैं। बुद्धि, यह ज्ञात करता है कि यह ज्ञात करना कि कुछ छात्र क्यों भूल करते हैं तथा गलतियों की पुनरावृत्ति क्यों करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य का मापन करना मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके लिए प्रश्नावली, स्वास्थ्य इतिहास तथा निरीक्षण पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में शारीरिक स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसका मापन किए बिना कोई भी मूल्यांकन अधूरा रह जाएगा। छात्रों की त्रुटियाँ। मूल्यांकन के द्वारा छात्र की जो त्रुटियाँ होती हैं उनकी जांच हो जाती है कि वह त्रुटियाँ क्यों कर रहा है, और उसका ज्ञान हो जाने पर उसका निराकरण भी किया जाता है। ये हमारे लघुत्तरीय कुछ प्रश्न थे, वो हो चुके हैं, और प्रश्नों के स्वरूप से आप समझ गए होंगे कि एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे लिखा कि रॉस के अनुसार मापन एवं आधुनिक सभ्यता का क्या संबंध है। तो इन्होंने कहा था कि यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन संसार से लुप्त कर दिए जाएँ तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। आगे है कि विलियम वुंड की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब और कहाँ। तो भाई इन्होंने 1879 में जर्मनी के नगर लिप्जिंग में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। शैक्षिक मापन का विकास काल कब से कब तक माना जाता है। तो 1905 में बिने ने बुद्धि परीक्षण हेतु एक टेस्ट का निर्माण किया। शैक्षिक मापन का विकास काल 1900 से 1960 तक माना जाता है। 19वीं शताब्दी मापन की प्रारंभिक अवस्था है तथा 20वीं शताब्दी मापन की चरम अवस्था कहलाती, क्योंकि 1960 तक बहुत से परीक्षण बन चुके थे। मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट करना। तो मूल्यांकन का अर्थ, मूल्य का अंकन। हम जानते हैं कि मापन द्वारा केवल किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की किसी विशेषता को मानक शब्दों, चिन्हों अथवा इकाई के अंकों से प्रकट किया जाता है। बाकी इसके बारे में हम लोगों ने अभी इसी पार्ट में पीछे पढ़ चुके हैं कि मूल्यांकन का अर्थ क्या है। डीवी ने के अनुसार मूल्यांकन, ये भी हम लोग अभी देख चुके हैं। और शिक्षण उद्देश्य से क्या तात्पर्य है। तो बालक एवं समाज के हित को देखते हुए हम शिक्षा के द्वारा बालक के व्यवहार में जिन परिवर्तनों को करना चाहते हैं वे शिक्षण उद्देश्य कहलाते हैं। और अधिगम अनुभव क्या है कि भाई इन शिक्षण उद्देश्यों के अनुकूल शिक्षक विद्यालय में ऐसा वातावरण प्रस्तुत करता है जो बालक के सीखने के अनुभव उत्पन्न करने में सहायक होता है। ये अनुभव बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं। व्यवहार परिवर्तन का शिक्षण उद्देश्य से क्या संबंध है। तो व्यवहार परिवर्तन शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का संकेत देते हैं कि व्यवहार परिवर्तन के द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में पता चलता है। आगे है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो शिक्षण उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं और व्यवहार परिवर्तन। तो इसी के साथ जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो यहीं पे समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ कि ये सभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइए। और चैनल में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।